वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज जो हम लोगों ने विषय चुना है वो विषय है राहु और केतु दोनों का राशि परिवर्तन अर्थात उनका गोचर। आने वाले 23 सितंबर को सन 2020 के 23 सितंबर को राहु केतु का पुनः गोचर होने जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि राहु केतु किसी भी एक राशि में लगभग 18 से 18.5 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। उसी प्रकार यदि इस तथ्य को ही दायरा करते हुए हम लोग चलें तो 18 से लगभग 18.5 सालों में यह पूर्ण रूप से राशि चक्र की हर राशियों का चक्र काटते हुए पुनः अपनी राशि में जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं पहुंच जाते हैं। तो इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आने वाली कई एक वीडियो में मैं अलग अलग विषयों पर इनके गोचर को लेकर चर्चा करूंगा, जिसमें से हमारे देश के बारे में, हमारे आने वाले जो कोविड-19 चल रहा है उसके समाप्ति के बारे में, और आने वाले विशेष रूप से विदेश में क्या होगा और हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, और साथ ही साथ बहुत छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको एक एक करके आने वाली वीडियो में मैं देता जाऊंगा। उसके साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी बहुत जरूरी जानकारियां आपको आने वाले वीडियो में इस सीरीज में प्राप्त होगी। अर्थात आने वाली जो वीडियो होंगी उनमें हम राहु केतु के राशि परिवर्तन से होने वाले अलग अलग इफेक्टों को आपके सामने क्या हो सकता है ये तथ्य रखने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम अल्प व्याख्या करते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जो सूक्ष्म होता है, जो अति सूक्ष्म होता है और जो दिखता नहीं, वो जो दृष्टिगोचर है उससे कई एक ज्यादा घातक होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे जो एस्ट्रोलॉजी अर्थात हमारा जो वैदिक शास्त्र है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो मुख्यतः 9 ग्रहों पे आधारित करके बनाई गई है। अभी जब हम लोगों ने इसमें और भी कुछ अनुसंधान किया तो प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस को भी हमने इसमें शामिल किया है, परंतु फिर भी अभी भी मुख्यतः जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं वो 9 ग्रहों को ही केंद्रित करते हुए ये अपना प्रेडिक्शन या अपनी भविष्यवाणी या आप जो भी आगे के बारे में व्याख्या करना चाहते हैं उन्हीं पर आधारित होती है। लेकिन यदि अगर ध्यान से देखें तो ये 9 में से मात्र 5 ही ऐसे हैं जो प्लैनेट अर्थात ग्रह हैं, और 2 जो जैसे कि सूर्यदेव वो ग्रहों के राजा अर्थात वो एक स्टार है अर्थात ऊर्जा का स्रोत है, एक तारा है, और बाकी ग्रह उन्हीं का ही परिक्रमा करते हैं। दूसरी ओर चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का उपग्रह है। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम 9 ग्रह लेते हैं। उसी प्रकार राहु और केतु ये एक छाया ग्रह है अर्थात छाया उपछाया ग्रह हैं। इनका वास्तविकता रूप से कोई अस्तित्व नहीं है अर्थात ये दृष्टिगोचर नहीं होते। इसलिए 12 राशियों में भी हम राहु और केतु को कोई विशेष राशि प्रदान नहीं करते हैं अर्थात राहु केतु का विशेष रूप से किसी राशि पे अधिपत्य नहीं है। अर्थात जैसे हर ग्रह का अलग अलग राशियों पे अधिपत्य है, उसी प्रकार राहु केतु का किसी भी राशि पे विशेष रूप से अधिपत्य नहीं है। वो जिस राशि में रहते हैं और जिस
भी प्लैनेट के साथ रहते हैं वो उनका ही स्वभाव अपने को ढाल लेते हैं और वैसा ही कुछ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। तो मैंने जैसा कि ये चर्चा जब स्टार्ट की थी तो ये कहा था कि राहु केतु दिखते नहीं है, और मैंने इस चर्चा के स्टार्टिंग में बताया था कि जो दिखते नहीं है और जो सूक्ष्म होते हैं वो जो दृष्टिगोचर होते हैं उनसे भी कहीं कहीं ज्यादा प्रलयंकारी और प्रभावकारी वो होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं और दृश्य होते हैं। जिस प्रकार अगर देखा जाए तो परमाणु बम, वो परमाणु अर्थात अणु और परमाणु छोटे से छोटे सूक्ष्म तत्वों और उनके कणों को लेकर उसका निर्माण हुआ है, लेकिन आज विश्व में सबसे घातक हथियार है तो वो परमाणु बम ही है। उसी प्रकार अभी पूरा विश्व कोविड से त्राही त्राही कर रहा है, तो कोविड भी एक ऐसा अति सूक्ष्म वायरस है जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। उसके लिए विशेष रूप से एक्स्ट्रा पावरफुल अर्थात सुपरसोनिक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, तब उसे देख सकते हैं। लेकिन उसका प्रभाव ऐसा है कि आज पूरा विश्व, पूरी मानव जाति उससे प्रभावित है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं भयभीत भी है। तो इसी प्रकार हम जब भी अपने किसी भी प्रेडिक्शन को करते हैं तो उसमें राहु केतु का बहुत प्रभाव होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसमें एक छोटे और शुभ प्रभाव से कि राहु केतु जब ये गोचर करेंगे अपनी अगली राशि में तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसके शुभ प्रभाव से करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राहु केतु सदा वक्री चलते हैं। अभी राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में है, लेकिन उनका जो भी चाल होती है वो वक्री होती है। इसीलिए जब ये गोचर करेंगे तो राहु वृषभ राशि में आ जाएंगे और केतु ठीक उनसे सप्तम राशि में विराजमान होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि राहु और केतु जब मिथुन राशि में थे और धन राशि में थे तो कैसा प्रभाव हुआ। जब उन्होंने पिछली वर्ष सन 2019 में गोचर किया था मिथुन राशि और धन राशि में, तब उनका प्रभाव प्रारंभ हुआ था और जैसे जैसे वो थोड़ी और मजबूत होते गए, जैसे सन 2020 के जनवरी से उनके प्रभाव से ये कोविड पूरे विश्व में ग्रसित हो गया। पूरा इतिहास और पूरा विश्व ये गवाह है कि जब जब भी राहु और केतु का गोचर मिथुन राशि और धन राशि में हुआ है, जहां पर ये काफी प्रबल भी माने जाते हैं। अर्थात वैसे कई शास्त्रों में ऐसा है कि इनकी कोई उच्च राशि नहीं होती, लेकिन कई शास्त्रों में इन्हें मिथुन और धन राशि में उच्च माना गया है और साथ ही साथ वृषभ और वृश्चिक राशि में भी उन्हें कई कई ग्रंथों में उच्च माना गया है। इसलिए जब वो अपने उच्च अवस्था में अगर उन ग्रंथों को मान्यता प्रदान करते हुए ये देखा जाए तो वो जब अपनी उच्च राशि में थे तो उन्होंने ऐसा एक सिचुएशन पूरे विश्व के सामने रख दिया जहां पर पूरा विश्व त्राही त्राही करने लगा। तो अब जो वृषभ और वृश्चिक राशि में उनका गोचर हो रहा है वहां पे भी वो काफी मजबूत होते हैं, इसलिए उनके प्रभाव से भी कई एक बुरे फल भी देखने मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ अच्छे फल भी देखने मिलेंगे। तो आइए पहले अच्छे फल के बारे में बात करते हैं। तो ये आने वाला गोचर जो कि 23 सितंबर सन 2020 से स्टार्ट होकर 14 फरवरी सन 2022 तक रहेगा, इस गोचर में आने वाला जो समय होगा वो एक अनुसंधान का केंद्र होगा। अर्थात एक ऐसे नई नई खोजों का समय होगा जिस समय में हम बहुत बड़ी बड़ी खोज अपनी मानव जाति के लिए करेंगे और इसी गोचर के साथ जो अभी सबसे प्रॉब्लम सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का, उसका भी अंत प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि
इसी गोचर के प्रारंभ के कुछ 6 महीनों में ही इसकी वैक्सीन बन जाएगी और वो वैक्सीन आम आदमियों तक पहुंचना भी प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही साथ आने वाला जो गोचर है और जो एक राशि साइकिल है, अर्थात आने वाले 18 साल, ये 18 साल जब वापस पुनः राहु और केतु मिथुन राशि से वृषभ राशि और केतु तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, उस समय भी आने वाला जो 18 साल होगा, जब पूरा एक साइकिल बीत जाएगा, इन 18 सालों में एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी चरम सीमा पे होगा। हम अपने हर जगह आसपास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स को आसपास देखेंगे। अर्थात पूरे पृथ्वी पे जहां भी हो, चाहे वो मेडिकल हो या ट्रैवलिंग हो या फिर एजुकेशन हो, हर जगह पे इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। अर्थात जब ये गोचर फिर सन 2038 में होगा, तब तक हमारे जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से फैल चुका होगा और बढ़ चुका होगा। जैसा कि जब पिछला गोचर हुआ था, उस समय से लेकर अभी तक हम बहुत ही अत्याधुनिक चीजों की ओर बढ़े हैं। जैसे हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होना, लैपटॉप होना, कंप्यूटर का हमारे जीवन में विशेष रूप से प्रयोग होना, इंटरनेट का प्रभाव बढ़ना, ये सब हम लोगों ने पिछले गोचर में देखा था। और अब आने वाला आगे का गोचर इससे भी और ज्यादा प्रभावकारी होगा, जो एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ हमारे जीवन को और अत्याधुनिकता की ओर ले जाएगा और जीवन के हर क्षेत्र में ये पूर्ण रूप से कार्यरत होगा। तो ये 2 अच्छी चीजें होंगी जो हमारे जीवन में होंगी। इसके साथ हमने शुरुआत की है। अगली वीडियो में फिर मैं एक और विषय को लेकर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।